नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे विषय लेकर आते हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होती है ताकि उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंच सके और उन जानकारियों का लाभ उठाते हुए आपकी कृषि भी उन्नत हो। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही आपको बता देते हैं आज इस कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। तो आज के जो हमारे विषय हैं वो रहेंगे पोषक अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती। जी हाँ, तो पोषक अनाज का खाद्य प्रसंस्करण इस विषय पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती विषय पर भी आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। यह हमारा ईमेल आईडी है और इसके जरिए भी आप अपने जो सवाल है पोषक अनाज या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए वो पूछ सकते हैं। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी गौड़-रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर DS भाटी, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर से। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और पोषक अनाज यानी कि मोटा अनाज या फिर कदन जिसको हम कहते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर शालिनी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगले साल यानी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है और इन दिनों हम देख रहे हैं कि कई स्तरों पर इससे जुड़े जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इससे जुड़ी जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सके। तो क्या अहमियत है इस मोटे अनाज की या कदन की, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मोटा अनाज या कदन जिनको हम कहते हैं एक तरह से मैजिक न्यूट्री सीरियल्स ही कहा जा सकता है क्योंकि हर प्रकार से ये जो बदलता परिवेश है उसके लिए हर प्रकार से सूटेबल है। जैसे कि उसको हमारे वातावरण में पानी की कमी हो रही है, जमीन बारिश की कमी है, तापमान बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स हैं, यानी कि उनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं, अधिक तापमान हो जाए या फिर ज़्यादा ठंड हो जाए तो वातावरण के जो मौसम का जो बदलाव है इसको भी आराम से ये झेल पाते हैं। ज़्यादा इनको सिंचाई की ज़रूरत नहीं, ना ही ज़्यादा कीटनाशकों की या उर्वरकों की, क्योंकि नेचुरली हार्डी है और हमारे भारत की ज़मीन पर सदियों से उगते आए हैं तो इनको बिल्कुल आराम से ये हर क्षेत्र में पनप पाते हैं जी। और अगर हम कंज्यूमर्स की अनुरूपता की बात करें तो जिस प्रकार से हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है यानी गठिया रोग वगैरह हो गया, सूजन हो गया, हृदय रोग है, डायबिटीज, तो इन सब के को नियंत्रण करने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है। बिल्कुल, तो जो उपभोक्ता हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अहमियत रखते हैं क्योंकि उससे पोषण मिलता है। वहीं किसानों के लिहाज से भी इसकी जो खेती है वो काफी लाभदायक साबित हो सकती है और ऐसे में मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी और डॉक्टर शालिनी से हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। साल 2023 की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की भी शुरुआत हो गई है। जब पोषण की बात आती है तो पौष्टिक अनाज और इससे बनी खाद्य सामग्री की बात भी होती है। मौजूदा समय में सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता ने मोटे अनाजों की खपत में भी इजाफा किया है। साथ ही वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज की मांग में भी इजाफा हो रहा है। इस पहल से मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों को भी लाभ होगा। वर्तमान में मोटे अनाजों से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिसमें नूडल्स, पास्ता, खिचड़ी, बिस्किट, पापड़, नमकीन, कुकीज, बाटी, रोटी शामिल है।
मौजूदा समय में रेडी टू ईट के कॉन्सेप्ट पर भी ज्यादातर युवा उद्यमी काम कर रहे हैं। मिलेट मूल्य वर्धित श्रृंखला में इस समय 500 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान ने RKBY रफ्तार में 250 स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया है। 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.25 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। वहीं 25 स्टार्टअप्स को भी राशि की मंजूरी दी है। सरकार मिलेट की खपत बढ़ाने वाले व्यंजनों व मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को भी सहायता दी जा रही है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब खाद्य वितरण कार्यक्रमों का ध्यान आधारभूत कैलोरी से हटाकर अधिक विविध फूड बास्केट प्रदान करने में होगा, जिसमें बच्चों व महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए मिलेट्स को शामिल किया गया है। फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट के लिए पोषक अनाज घटक 14 राज्यों के 212 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जी हाँ, तो कदन्न के बारे में इस रिपोर्ट में आपने जाना और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आइए प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। डॉक्टर भाटी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्राकृतिक खेती है इससे भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? खेती की किस तरह की जो पद्धति है वो प्राकृतिक खेती कहलाती है? बिल्कुल, क्योंकि रासायनिक खेती करके और किसान जो है अपनी लागत बढ़ाते जा रहा है और हम देखते जा रहे हैं कि आजकल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकता में किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान जो है अपनी खेती के साथ साथ अपनी भूमि को भी बंजर बनाते जा रहा है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देशव्यापी स्तर पे हमने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और इसके अंदर हमारे माननीय गुजरात के राज्यपाल वो इस अग्रणी भूमिका में है और हमने ये सीखा है कि एक देशी गाय से हम 1 एकड़ जमीन के अंदर प्राकृतिक खेती आराम से कर सकते हैं, जबकि जैविक खेती के लिए हमें अधिक मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि प्राकृतिक खेती के 4 घटक हैं, जिसके अंदर बीजामृत, जीवामृत और मल्चिंग, जिसे आच्छादन भी हम कहते हैं, और बाफ्ट। तो इन चीजों का हम उपयोग करते हैं। इसके अंदर बीजामृत जो है वो बीजों को ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। जीवामृत हम जो है इसको खाद के लिए काम में लेते हैं जी। एक गाय 24 घंटे के अंदर अगर देखें तो सामान्य तौर पे 10 किलो गोबर और 8 से 10 लीटर गोमूत्र देती है और इसका उपयोग यदि हम करें तो जीवामृत तैयार किया जा सकता है। हमें जीवामृत के लिए 10 किलो गोबर की जरूरत होती है। डॉक्टर भाटी, विस्तार से हम जानेंगे आगे इस कार्यक्रम में जीवामृत, बीजामृत और आच्छादन और जो बाकी घटक है उनके बारे में कि क्या इनकी भूमिका होती है और प्राकृतिक खेती करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दूरगामी परिणाम को देखते हुए अब किसान वापस उसी राह पर चलना चाहते हैं जो प्रकृति में जाकर मिलती है, क्योंकि रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है और इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनती हैं। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें जितना जरूरी नई तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती की खाद और जैविक कीटनाशक मिलते हैं। इस तरह से खेती के साथ पशुपालन करने से मुनाफे में इजाफा किया जा सकता है और खर्च में कमी।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और जो विषय है प्राकृतिक खेती और कदन, इनके बारे में आप जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, साथ ही ईमेल भी भेज सकते हैं। एक ईमेल हमें मिला है, आइए उसका जो सवाल है वो यहाँ पर लेते हैं। सिद्धार्थ कल्याणवत जी ने पूछा है कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय के गोबर व गोमूत्र का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भाटी बताएं। जी, इसमें देशी गाय का हम उपयोग इसलिए करते हैं कि हमने ऐसा पाया है देशी गाय के गोबर के अंदर 300 से 500 करोड़ जीवाणुओं की संख्या पाई जाती है, जबकि जो जर्सी हॉलस्टीन इनके गोबर के अंदर 70 से 80 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसलिए उनके गोबर का उपयोग किया जा सकता है, परंतु देशी गाय के गोबर का उपयोग करना अधिकतम उपयोगी रहता है। जी। इसलिए हम देशी गाय को इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है वो देसी गाय आधारित रसायन मुक्त खेती है और इसके कई लाभ है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। मोनिका जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मोनिका जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि प्राकृतिक खेती में मल्चिंग के क्या लाभ हैं? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर भाटी, मल्चिंग के क्या लाभ हैं? प्राकृतिक खेती में मल्चिंग एक मुख्य घटक है जिसके अंदर 3 प्रकार की मल्चिंग होती है। एक मल्चिंग होती है जो मृदा के ऊपर मृदा आच्छादन करके की जाती है, दूसरी जो है ये भूसे और पुआल की आच्छादन किया जाता है मल्चिंग, और तीसरा मल्चिंग लाइव मल्चिंग होती है। इसका प्रमुख फायदा यह है कि भूमि के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो कम उड़ती है, साथ ही जो खरपतवार होते हैं उनका भूमि पे जो है कम से कम प्रभाव पड़ता है। आच्छादन करने से हम देखते हैं, किसान भाई देखते हैं कि जब वो पुआल या गेहूं के भूसे को वहां रखते हैं और मई जून के महीने में भी अगर वो उसको हटाएंगे तो नीचे उन्हें नमी मिलती है। जैसा कि इसका चौथा घटक है बाफसा। बाफसा का मतलब वो क्या कि उसके अंदर वाष्प यानी कि नमी की आवश्यकता होती है। पौधों को जल की आवश्यकता नहीं है, उन्हें नमी की आवश्यकता है, तो इससे पौधे बढ़वार अच्छी करते हैं और उन्हें जो है ज्यादा टाइम तक पानी की आवश्यकता कम होती है। प्राकृतिक खेती करने से लगभग 80 से 90% पानी की आवश्यकता कम होती है। तो किसान भाई जो है यदि प्राकृतिक खेती करते हैं तो वो कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल मोनिका जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर शालिनी आपसे जानना चाहेंगे कि कदन की अहमियत के बारे में आपने हमें बताया, तो कौन कौन सी फसलें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं? जी, कदनों को मुख्य तरह से 2 वर्गों में बांटा गया है, एक मुख्य और अन्य है। मुख्य में हमारे ज्वार, बाजरा और रागी होते हैं, जिनका हमारे देश में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। उसके अलावा अन्य जो कदन है, माइनर मिलेट्स, उनमें हमारे लिटिल मिलेट यानी कि कुटकी, कंगनी, बर्री यानी कि प्रोसो मिलेट, कोदों, फिर उसके बाद हमारा एक बार्नयार्ड मिलेट यानी कि सामक, ये सब अन्य मिलेट्स में आते हैं। जी जी बिल्कुल, तो इनकी जो खेती है वो देश के किन किन हिस्सों में सफलतापूर्वक की जा सकती है या की जा रही है इस वक्त? जी जी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कदन का उत्पादन राजस्थान में है, उसके अलावा महाराष्ट्र में है, बाकी अन्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सब में भी काफ़ी हद तक है। मध्य प्रदेश भी एक अच्छा उत्पादक है। जी। बाकी रागी की खेती पहाड़ों में भी होती है। जी बिल्कुल, तो इनकी खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके प्रसंस्करण कैसे किए जा सकते हैं, उससे क्या लाभ है, इस पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम पोषक अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आनंद प्रताप सिंह जी इस वक्त गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। आनंद जी, क्या जानना चाहते हैं, बताएं। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, हमारे यहाँ गांव में लोगों के गलतफहमी है कि प्राकृतिक खेती से उनका उपज जो है वो ठीक ठाक नहीं मिल पाता है। जी जी जी। तो हम थोड़ा डॉक्टर साहब से कहना चाहेंगे कि जरा उसको विस्तार से बतावें विस्तृत रूप से कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए लाभदायक है और भविष्य में उनके लाभदायक के लिए सिद्ध होगा तो थोड़ा उनके ऊपर उनके विश्वास बढ़ जाएगा और उनकी गलतफहमी दूर निकल जाएगी। बिल्कुल जी जी। तो ये बहुत ही आम गलतफहमी है डॉक्टर भाटी, तो बताएं आप क्या बताना चाहेंगे, इसके उत्पादन में किस तरह का अंतर आता है प्राकृतिक खेती अगर किसान अपनाते हैं तो? बहुत अच्छा है, इन्होंने जो प्रश्न किया है 3 साल तक उत्पादन में कमी पाई जाती है, लेकिन ये जो है प्राकृतिक खेती का शिकायत नहीं है, ये शिकायत है जैविक खेती की। और जैविक खेती में मैं शुरुआत में बताना चाह रहा था कि हमें 1 एकड़ खेती करने के लिए लगभग 200 से 300 कुंटल खाद की आवश्यकता होती है और उस खाद से जो है हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटाश की मात्रा उपलब्ध होगी, इतना हम खाद उसमें डाल नहीं पाते और धीरे धीरे उसकी जो जमीन है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। जबकि प्राकृतिक खेती के अंदर हम जीवामृत का उपयोग करते हैं, साथ में हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं और साथ में हम वाफसा पद्धति का उपयोग करते हैं। और जैसा जीवामृत का उपयोग हम करते हैं तो 5 से 6 बार हम जीवामृत 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ में हम उपयोग करते हैं। इसकी वजह से हमने रिसर्च के अंदर ये पाया है कि एक ही साल के अंदर जिस जमीन का कार्बन 0.3% था वो बढ़ के 0.97% तक हो गया। इसका मतलब जैविक जो है खेती से प्राकृतिक खेती बहुत फायदेमंद है और इसमें जो उत्पादन कम होने की शिकायत है ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हमने 3 साल हमने देखा है और इसके जो रिसर्च है वो कुरुक्षेत्र में लगी हुई है, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक खेती करना बहुत लाभप्रद है। साथ ही किसानों को एक छोटा सा मैं बात करना चाहूंगा कि आपको अगर रासायनिक खेती से कोई उत्पाद है, गेहूं है, तो वो 1600 से 1800 कुंटल रुपए प्राप्त होंगे, लेकिन प्राकृतिक खेती से जो किया हुआ गेहूं या दूसरा अनाज है उसकी कीमत लगभग दुगने से तिगने प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो कुल मिला के फायदा अधिक होगा, क्योंकि लागत जो है वो इसके अंदर 1/3 रह जाती है प्राकृतिक खेती करने से रासायनिक और जैविक खेती की तुलना में। बिल्कुल आनंद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, उम्मीद है कि इस जवाब से आप संतुष्ट भी होंगे। और जो बाकी किसान हैं जो प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं लेकिन मन में शंका है, तो मुझे उम्मीद है उनकी शंका भी दूर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है तनुजा भाटी जी का और उन्होंने पूछा है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। तो डॉक्टर भाटी बताएं हमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। प्राकृतिक खेती के अंदर कोई भी जो आदान है वो खेत के बाहर से नहीं मंगाया जाता। इसके अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे आप गोबर, गोमूत्र या आपका गुड़ हो गया, बेसन हो गया, ये सारी चीजें अपने खेत की ही हैं जी। और इसी से ही हम खाद तैयार करते हैं। जबकि जैविक खेती के अंदर हम जो गोबर की खाद है उसे सड़ाते हैं, उसे कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस विधि के अंदर हमारे 2 से 4 महीने उस विधि के अंदर जाते हैं। तो इस वजह से और साथ साथ में हमें बायो एजेंट्स भी बाहर से आदान के रूप में लेने पड़ते हैं। जैसे हम ट्राइकोडर्मा की बात करें, ट्राइकोग्रामा की बात करें या
मेटराइजम हो गया, इस तरीके के जो बैक्टीरिया हैं उनको हम आयात करते हैं और उसकी वजह से जो है प्राकृतिक खेती कम लागत की हो गई है और जैविक खेती में लागत अधिक पाई गई है। जी जी डॉक्टर भाटी, यहाँ पर पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती में भी गोबर का इस्तेमाल होता है लेकिन उसको सड़ाया जाता है, उसमें वक्त भी लगता है। प्राकृतिक खेती में भी देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया कुछ अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्राकृतिक खेती में हम जैसे एक तो जीवामृत की बात कर रहे हैं, दूसरा घन जीवामृत होता है जी। 100 किलो गोबर को आप जो है सुखा लें और सुखाने के पश्चात उसके अंदर गोमूत्र और गोबर जो हमने जीवामृत तैयार किया उसी पद्धति के हिसाब से 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन उसमें मिला के घोल तैयार कर लेते हैं 5-5 लीटर का। अच्छा। और उससे हम गोबर को जो है भिगोते हैं और इस गोबर को हम 6 महीने तक काम में लेते हैं। तो इस तरीके से ये सिर्फ 100 किलो जो गोबर ट्रीट किया हुआ है ये हमारे 1 एकड़ जमीन के लिए काफी है। जबकि अगर हम कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसका 300 कुंटल गोबर की आवश्यकता हमें 1 एकड़ जमीन के लिए होगी। जी बिल्कुल। तो तनुजा जी को उम्मीद है कि आपके सवाल से संतुष्टि मिली होगी और जवाब उनको पूरा मिल गया होगा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही जो खेती है वो रसायन मुक्त खेती कही जाती है, लेकिन इनमें कुछ अंतर जरूर है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें इस बीच कि आप ईमेल के जरिए लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शालिनी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कदन की खासियत यह है कि ये पोषक तत्वों से भरा है और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को दूर भी करता है, तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि खासतौर पर अगर ज्वार की बात करें तो किस किस तरह से ये हमें लाभ पहुंचाता है? जी बिल्कुल, ज्वार की बहुत सारी प्रजातियां हैं और ज्वार में मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एकदम से आपके रक्त में में चीनी की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ाते। तो जो डायबिटिक लोग हैं जिनको शुगर की पेशेंट्स कह सकते हैं या जिनको शुगर होने की आसार हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब ज्वार का या फिर इन अन्य कदनों का जब ये सेवन करते हैं तो धीरे धीरे ग्लूकोज का रिसाव होता है रक्त में और ज़्यादा देर तक हमारा पेट भरा रहता है, क्योंकि विस्कोसिटी यानी कि उसका जो घोल बनता है अपने शरीर में वो आंतों में ज़्यादा देर तक रहता है और पेट में भरा भरा लगता है क्योंकि रेशे की मात्रा अधिक है। इसके अलावा प्रतिऑक्सीकारक जो पदार्थ हैं वो भी जो हमारे साधारण गेहूं चावल हैं उनसे काफी ज्यादा अधिक होती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। ओम प्रकाश जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी ओम प्रकाश जी हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी आवाज तो कम आ रही है। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। क्या मतलब हम ये गुलाब की प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और किस तरह करें? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर भाटिया बताएं गुलाब की प्राकृतिक खेती किस तरह से की जाए? बिल्कुल, गुलाब की प्राकृतिक खेती करने के लिए हमें जो है साथ में जीवामृत तैयार करना होगा और जीवामृत की विधि मैंने शुरू में बताई थी, लेकिन एक बार विस्तार से मैं सभी दर्शकों को बता देता हूँ। 180 लीटर पानी हम लेते हैं 200 लीटर के टैंक के अंदर और उसके अंदर हम 10 लीटर गोमूत्र लेते हैं और 10 किलो गोबर। इसके अंदर जो है 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी, इन सभी को एक ड्रम में मिला लेते हैं और 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 48 घंटे बाद हम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम इसे घड़ी की दिशा में 5 मिनट के लिए घुमाते हैं। ऐसा जो है हम 4-5 दिन करते हैं और ये जीवामृत का घोल हमें तैयार मिलता है। इसके पश्चात यदि आप गुलाब की खेती करना चाह रहे हैं तो इसे जो है आपको 5 से 6 बार यूं काम में लेना पड़ेगा 1 साल में। अगर आप कहें कि शुरू में अगर आपके खेत की मिट्टी की जो कार्बन क्षमता है वो कम है तो इसको हर महीने कम से कम जो है 1 बीघा के हिसाब से या 1 एकड़ के हिसाब से करें तो 1 एकड़ में 200 लीटर और 1 बीघा के अंदर ये जो है लगभग 60 से 70 लीटर
घोल हमें सिंचाई के साथ, अगर आप खुली सिंचाई दे रहे हैं तो उसके अंदर जो पानी बह रहा है वहां खोल के और टपक पद्धति से छोड़ दें। अगर आप स्प्रिंकलर से दे रहे हैं या ड्रिप से दे रहे हैं तो वेंचुरी के द्वारा आप इसको पूरे खेत में सिंचाई के द्वारा दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जो किसान है गुलाब की खेती करने वाले, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि उनके जो कीड़े या रोग की समस्या आती है उसके लिए वो नीमास्त्र, अग्निअस्त्र और ब्रह्मास्त्र इनकी भी तैयारी करें, ताकि ये प्राकृतिक खेती के अंदर पाया गया है कि हम कीड़ा और रोग लगने से पहले उसके ऊपर अगर स्प्रे करते हैं तो कीट और रोग का जो है वो नुकसान कम हो पाया गया है। जी बिल्कुल। तो ओम प्रकाश जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर शालिनी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ज्वार के बारे में तो हमें बताया, अब बाजरे की खासियत भी हमें बताएं। जी, बाजरे में लौह की मात्रा काफ़ी अधिक है और हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है, लगभग 60% जिनमें खून की कमी पाई गई है, तो बाजरे को ज़रूर अपने आहार में शामिल करना चाहिए। लौह की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन है, अच्छी मात्रा में रेशा है और प्रतिऑक्सीकारक इसमें गुण हैं, जिससे काफ़ी सारे रोगों से लड़ने की क्षमता हमें मिलती है और डायबिटिक्स के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ईमेल हमें मिला है और उससे जुड़ा जो सवाल है आइए वो लेते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ईमेल जो है वो आया है और इसके बारे में आपको हम बता दें कि ये पूछा गया है कि छोटे किसानों को रॉक फॉस्फेट और जिप्सम कम मात्रा में नहीं मिलता है, तो क्या किया जा सकता है? क्या सहकारी संस्था के जरिए ये लिया जा सकता है कि नहीं, जानना चाहते हैं। डॉक्टर भाटी को सुझाव देना चाहेंगे आप? GSS के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। वहाँ पे जिप्सम अवेलेबल होता है, लेकिन इसके लिए हमें डिमांड देनी पड़ती है कृषि विभाग के अंदर। जब हम अपने डिमांड देते हैं तो उसके आधार पे कृषि विभाग इसे पूरे राज्य के लिए उपलब्ध करवाता है और जिले में उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नईमुद्दीन जी झांसी से। आइए उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी नईमुद्दीन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मेरा निवेदन ये है कि क्या ये प्राकृतिक खेती हेतु गोबर आपूर्ति का भी कहीं से प्रावधान है? क्योंकि मेरे पास मवेशी नहीं है, तो मैं प्राकृतिक खेती यदि करूं तो गोबर की आपूर्ति का कहीं से कोई प्रबंध हो सकता है क्या, ताकि मैं जीवामृत इत्यादि बना सकूं, अपने फसलों में डाल सकूं? जी बिल्कुल। डॉक्टर भाटी, ऐसे में क्या सुझाव देंगे अगर किसी किसान के पास मवेशी नहीं है? तो ये जो है पास ही कोई गौशाला अगर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक गोबर की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया कि आप जो है एक गाय 10 किलो गोबर एक दिन का देती है, 10 लीटर गोमूत्र एक दिन का देती है। तो पास ही अगर कोई गौशाला है तो उससे ये 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र ला सकते हैं और इजीली अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो 10 किलो गोबर है ये कितने बड़े खेत के लिए पर्याप्त होगा? ये एक एकड़ के लिए जो है पर्याप्त है, क्योंकि हम जो है इसे 200 लीटर पानी के अंदर घोल तैयार करते हैं और 200 लीटर पानी एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। जी जी बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शालिनी, अब रागी की भी खासियत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, रागी में बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम है। जी। तो कैल्शियम जैसे कि अगर आप देखें तो चावल से 20 गुना और गेहूं से 10 से 15 गुना मात्रा में कैल्शियम होती है। इसमें फाइबर भी बहुत अधिक मात्रा में है, रेशा, और हमें अपने भोजन में रोज 25 ग्राम रेशा चाहिए ही होता है। लेकिन हम साधारण भोजन में तो ये रेशा इतना मात्रा में मिल ही नहीं पाता। तो रागी से रेशा भी है, प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन भी है और कैल्शियम भी है। ठीक है, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भाटी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं। बीजामृत का बार बार जिक्र किया है कि ये पहला घटक है प्राकृतिक खेती का, तो हमें बताएं कि बीजामृत की अहमियत क्या है, इसे तैयार कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है?
जीवामृत जो है वो बीजों को ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए किया जाता है और इसके अंदर 5 किलो गोबर, 5 किलो गोमूत्र और उसके साथ में 20 लीटर पानी और 250 ग्राम चूना। इसको तैयार करने की विधि ये है कि 15 लीटर पानी के अंदर हम जो है गोबर 5 किलो एक कपड़े के अंदर लटका देते हैं, 12 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं और साथ ही जो चूना है 250 ग्राम, उस 250 ग्राम चूने को 5 लीटर पानी के अंदर भिगो के रात भर रख देते हैं। ये जो दोनों घोल तैयार हुए हैं इनको सुबह इकट्ठा करके मिक्स करते हैं और इसके अंदर एक मुट्ठी खेत की मिट्टी इसमें मिलाते हैं। मिलाने के पश्चात हमें ये जो घोल तैयार हुआ है इसको 48 घंटे बाद 100 किलो बीज के ऊपर स्प्रे करके उपचारित किया जाना है। जब ये स्प्रे हो गया उसके बाद में इस बीज को हम छाया के अंदर सुखा देते हैं जब तक कि वो पूर्णतः सूख ना जाए। सूखने के पश्चात हम उस बीज को बुआई के लिए तैयार कर देते हैं। इस तरीके से उपचारित करके हम बीज को बो सकते हैं, जिससे हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जीवाणु है, उनकी संख्या बढ़ेगी, रोधक शक्ति बीज में आ जाएगी। जी बिल्कुल। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मिश्रा बाराबंकी से मैं जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही, रकबा घट रहा, किसी शहर बस रहे, रोडें बन रही, तो ऐसी दशा में सबके लिए मोटा अनाज पैदा करना है तो हमें किस प्रकार से, हमारा लाड़ाड़ा बड़ा ऊंचा होता है और पौधा हमारा छोटा होता है तो मिलवा फसल करके दूसरी चीज जो है अनाज पीस करके तैयार किया तो महिलाएं जो है चाल करके उसका छिकला निकाल देती, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा हानिकारक है कि अच्छा है? डॉक्टर शालिनी जी, महिलाएं जो इसके छिलके निकाल देती हैं, आपका नंदस्वरूप जी ये प्रश्न है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है या कितना नुकसानदेह है। तो जो कदन्न हैं उनके जो छिलके होते हैं उसमें कुछ फायदे वाली चीजें भी हैं और कुछ नुकसान देने वाली चीजें भी हैं। बिल्कुल सही आपका सवाल है कि किस तरह से इसका सेवन करें। जी तो सबसे अच्छा तरीका इनको सेवन करने का ये है कि इनको थोड़ी देर, कम से कम थोड़ी 3-4 घंटे भिगो दिया जाए ताकि इनके अंदर कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह है। जी। तो वो पानी के साथ में बह जाते हैं। उसके अलावा जो फायदेमंद चीजें हैं वो बीज के अंदर चली जाती हैं। और सोकिंग यानी कि सोखने के बाद में अगर आप इसको अंकुरित भी कर लें और अंकुरित करने के बाद में इसको सुखा के भून लें और फिर उसका अगर सेवन करें तो सबसे ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा और आपके स्वास्थ्य को सबसे अधिक लाभ इससे मिलेगा। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे विशेषज्ञ मेहमान से सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप टोल फ्री नंबर के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061, या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे पास एक सवाल आया है ईमेल के जरिए, उस सवाल को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो प्रतीक जी ने ईमेल भेजा है और सवाल पूछा है, उस सवाल को यहाँ पर शामिल करते हैं। उनका सवाल यह है कि प्राकृतिक खेती में किन किन फसलों को ले सकते हैं, खासतौर पर फरवरी से जून महीने के दौरान। तो डॉक्टर भाटिया बताएं। फरवरी से जून की अगर बात करें तो हम इसके अंदर जायद की मूंग ले सकते हैं। ठीक है। जायद के अंदर जो फसलें की जाने वाली है उसके अंदर सब्जियां ले सकते हैं, और सब्जियों के अंदर आपका बैंगन, टमाटर, मिर्च, इनकी खेती की जा सकती है, और साथ साथ में फूलों की खेती भी की जा सकती है। अच्छा। क्योंकि ये जो फरवरी का महीना है, इसके अंदर से लेके और गुलदाउदी और कई ऐसे फूल हैं जो काफी मात्रा में अच्छी मार्केट वैल्यू मिलती है। इसके साथ साथ हम जो है कुछ फ्रूट प्लांट्स भी इसमें काम में ले सकते हैं, जैसे पपीता की जो है पौध तैयार करके उसे हम आगे बेचने के लिए इसको किसान भाई लगा सकता है। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। मनहरण देशमुख जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनहरण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि धान की खेती में प्राकृतिक खेती अच्छा रहेगा कि जैविक खेती अच्छा रहेगा? ठीक है, डॉक्टर भाटिया बताएं कि धान की खेती करना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती बेहतर रहेगी या जैविक खेती? धान की खेती के लिए प्राकृतिक खेती जैविक खेती से कई गुना लाभप्रद है। ऐसा हमने कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर प्रैक्टिकल करके 3 साल देखा है। उसके अंदर क्योंकि आपका जो है कम से कम उर्वरक और कम से कम जो है आपके खाद की मात्रा की आवश्यकता होती है जैविक खेती की तुलना में। ठीक है। क्योंकि 1 एकड़ अगर हम धान की बात करें तो कम से कम जो है 60 किलो आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए 300 कुंटल लगभग गोबर की खाद की आवश्यकता होगी जैविक खेती में। जबकि अगर हम जीवामृत से इसको पूर्ति करना चाहें तो लगभग 6 से 7 हम इसमें जीवामृत के घोल डालेंगे, तो उसके लिए हमें जो है 60 किलो गोबर और 60 किलो गोमूत्र की आवश्यकता होगी। तो आपके लिए धान की खेती करने में प्राकृतिक खेती करना बहुत लाभप्रद रहेगा। बिल्कुल मनहरण जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शालिनी आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये जो मोटे अनाज है इनका सेवन किस तरह से करना चाहिए, आपने बताया। साथ ही इसका जो प्रसंस्करण है, इसके प्रसंस्करण के जरिए कई तरह के उत्पाद भी इन दिनों तैयार किए जा रहे हैं, तो इससे भी किसानों को दोहरा फायदा हो सकता है। तो जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के उत्पाद मोटे अनाजों से बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो मोटे अनाजों की प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग यानी कि खेत से निकालने के बाद उनको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हमें एक डी स्टोनर यानी कि उसमें से मिट्टी और कंकड़ वगैरह हटा देंगे, और उसके अलावा एक ग्रेडिंग मशीन होती है ताकि और भी कुछ धान वगैरह या फिर कुछ भी और उसके अंदर मिलावट है वो हट जाएगी। उसके अलावा इसकी पॉलिशिंग करेंगे, तो पॉलिशिंग या पर्लिंग करने के बाद में, पर्लिंग यानी कि ऊपर से जो छिलका है ऊपर से हटा देंगे, तो ये हमारी ये जो हमें मिलेगा उसको कहते हैं सूजी की तरह हमें कण मिल जाते हैं, या
मोटा जो ऊपर से छिलका है वो हट जाएगा। तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ गया। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में हम लोग इसकी रोस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि भून सकते हैं, पॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको फूला सकते हैं, जैसे कि ज्वार के बहुत अच्छे फूलते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फ्लेकिंग हो सकती है। फ्लेकिंग यानी कि चपटा या पोहा बना सकते हैं, और उसकी बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में। और इसके अलावा इसको सूजी की तरह बना के बेच सकते हैं, और इसका आटा भी बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं और इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। लेकिन अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर बातचीत करेंगे आगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। संतोष जी कटिहार बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। संतोष जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। जी बताएं। हेलो जी। हाँ, मेरा सवाल है मैम कि जीवामृत का जो घोल है वो 200 लीटर पानी का है, और 1 एकड़ में ना छीट के हम कुछ कम जमीन में छीटे तो उससे क्या प्रभाव होता है, और छीटेंगे इसको मिट्टी में मिलाएं या फिर खरे फसल में उसको यूज करें? जी बिल्कुल, डॉक्टर भाटी बताएं कैसे इस्तेमाल करें जीवामृत को। जो है जब भी सिंचाई दें उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गेहूं के अंदर 5 से 6 सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप बुआई से पूर्व भी इसका उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में छिड़काव करके। इसको यानी कि इसे फसल के ऊपर भी छिड़क सकते हैं या फिर सीधे तने के पास, जैसे कि सिंचाई में जाता है उस तरह से अगर इसे दिया जाए तो फायदा कैसे है? जी, इसको अगर तो फसल के ऊपर छिड़कना है तो 5% घोल जो है जीवामृत का उसका तैयार करके उसके ऊपर स्प्रे हम करवा सकते हैं। अच्छा। और इससे जो है ऐसा पाया गया है कि फसल के अंदर न्यूट्रिएंट के साथ साथ, क्योंकि इसके जो है जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से फसल की जो है प्राकृतिक रूप से उसके अंदर खुद की इम्यूनिटी डेवलप होती है। साथ ही हमने ये पाया है कि इसके अंदर इंसेक्ट और डिजीज का अटैक कम होता है। जी। तो संतोष जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल शामिल करते हैं। एक ईमेल आया है आदित्य राघव जी का, और देखते हैं कि क्या सवाल पूछ रहे हैं आदित्य जी। प्राकृतिक घोल को फसल बोने से पहले डालें या बाद में, बताएं डॉक्टर भाटी। प्राकृतिक घोल को फसल के ऊपर डाल सकते हैं, और इसको अगर पहले डालना है तो इसके लिए घन जीवामृत तैयार कर सकते हैं। और घन जीवामृत को हम बुरक के इसको पूरे खेत में फैला सकते हैं। 250 किलो घन जीवामृत 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। जी। डॉक्टर भाटी, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी कई बार किसानों को रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो प्राकृतिक खेती में खरपतवारों से छुटकारा कैसे पाया जाए? इसके लिए प्राकृतिक खेती में मल्चिंग जो आच्छादन है उसका उपयोग कर सकते हैं। और आच्छादन का मैंने पहले भी बताया कि पुआल के रूप में हम आच्छादन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर मिट्टी का आच्छादन भी करते हैं, और मैंने खुद ने प्रैक्टिकली करके देखा है कि जहाँ पे खरपतवार ज्यादा पाए जाते हैं वहां हम प्लास्टिक मल्च करते हैं। राजस्थान के हम अंदर इसका रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मल्च डालने के बाद खरपतवार जो है वो पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और अगर मिट्टी का आच्छादन करते हैं तो उसके उपयोग से भी खरपतवार जो है वो कम होते हैं। जी बिल्कुल। आइए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम, जिसमें हम पोषक अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल आइए शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए वीरेंद्र जी, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। वीरेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार। हाँ सिस्टर, मेरे को डॉक्टर साहब से ये पूछना है, बाजरे को हम किस रूप में इस्तेमाल करें? जी मतलब कि जैसे कि पीस करके इस्तेमाल करें या भिगो कर, जैसे उसका छिलका उतार के जो कूट के खिचड़ी बनाते हैं उस रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है कि हम जैसे अभी प्राकृतिक खेती बता रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर हम जाकर सीख सकते हैं इस बारे में? अच्छा ठीक है, जानेंगे हम इसके बारे में। डॉक्टर शालिनी, सबसे पहले आप बताएं हमें बाजरे का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए? जी, बाजरे का सेवन जो है आप कूट के जो खिचड़ी बना के कर रहे हैं, उसको खिचड़ी बनाने से पहले थोड़ी देर भिगो के 3-4 घंटे भिगो के उसका पानी निथार दें और उसके बाद उस बाजरे का उपयोग करें खिचड़ी बनाने के लिए। और अगर आप आटे, क्योंकि बाजरे को जितनी देर हम रखते हैं उतने में बाजरे को पीस के अगर रखते हैं तो बाजरे का आटे में बदबू आनी शुरू हो जाती है या कड़वा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा अंकुरीकरण करके और फिर उसको हल्का सा भून के फिर उसको पीस के रखें तो ज़्यादा दिनों तक आपका आटा कड़वा होने से बच जाएगा। या फिर उसको थोड़ा सा उबलते पानी में 2-3-4 मिनट रखेंगे और फिर उसको सुखा के फिर पीसेंगे, तब ये आपका जो आटा है वो काफी दिनों तक कड़वा नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो बाजरे के इस्तेमाल की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर भाटी जानना चाहेंगे, जैसा कि इनका अगला सवाल था कि अगर प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं किसान और इसके लिए प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी, इसके लिए नेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर है गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जी, तो आप वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल जो नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कुछ हर स्टेट के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। उन कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर भी आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि राजस्थान के अंदर अजमेर, अलवर इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र है। दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र भी प्राकृतिक खेती के अंदर चयनित है, तो आप वहां जाके भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भाटी, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में और इसके अलग अलग घटकों के बारे में विस्तार से बताया। चौथा घटक वास्पा के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या है इसकी पद्धति और क्या है इसका सिद्धांत? जी, वाप्सा एक्चुअल में ये वाष्प से जुड़ा हुआ शब्द है और क्योंकि कोई भी पौधा या पेड़ अपने जो मॉइस्चर या हम कहें उसका नमी वो अवशोषित करता है अपने मॉइस्चर के रूप में, नमी के रूप में। तो उसका जो क्षेत्र होता है वो अगर हम 12 बजे दिन में उसकी रोशनी छाया जब पड़ती है जमीन पे पेड़ की, उसको अगर घेरा बनाते हैं तो उस घेरे के साथ में जो जड़ें होंगी वो जड़ें हमें उस क्षेत्र को इंगित करने में मदद करती हैं जहां से पौधा वाष्प के रूप में अपनी नमी लेता है और अपनी बढ़वार में उसे काम में लेता है। साथ ही वहां से ही वो न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा
एब्जॉर्ब करता है। और आप अगर इस चीज को देखेंगे कि पौधे को हम जैसे जल देते हैं, पानी ज्यादा देते हैं सिंचाई के रूप में, तो उसके अंदर जड़ गलन जो रोग है वो अधिकता हो जाता है। उसका प्रमुख कारण है कि हम तने के पास में सिंचाई करते हैं। तने के पास में सिंचाई करने से ये रोग जो है प्रभावी रूप से उभरते हैं। ठीक है। इन रोगों को बचाने के लिए साथ ही 50% नमी और 50% वायु की आवश्यकता होती है। जैसा अगर जमीन के अंदर वायु की कमी होगी तो वो पौधा आराम से नमी को ग्रहण नहीं कर पाएगा और साथ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसकी मात्रा भी अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं चीज को देखते हुए हमने इसको वापसा के अंदर जी। डॉक्टर भाटी, आपने ये भी बताया कि रोग कीट के नियंत्रण के लिए जो ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र है, इसकी भी तैयारी किसानों को कर लेनी चाहिए। अगर संक्षेप में इसकी विधि आप हमें बता सकें। जी, इसके अंदर सीधा है कि किसान भाई जो है, नीमास्त्र का मतलब नीम की पत्तियां उनको 5 किलो लेनी है। और साथ में 5 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गोबर, साथ में जो है वो इसको घोल को एक ड्रम में 100 लीटर पानी के अंदर बना ले और 2-3 मिनट तक घोल के 48 घंटे की इसको छोड़ दें। 48 घंटे बाद ये नीमास्त्र तैयार हो गया। इसका जो है 2 से 2.5 लीटर नीमास्त्र को 100 लीटर पानी के अंदर डाल के अपने खेत के अंदर स्प्रे किया जा सकता है। अगर अग्निअस्त्र की बात करें तो अग्निअस्त्र के अंदर इन 2 नीम की पत्तियों के अलावा लहसुन की और मिर्च की आधा किलो पेस्ट हम काम में लेते हैं। और साथ में जो है 20 लीटर गोमूत्र के अंदर इसे घोल के और इसे, क्योंकि अग्नि कहा गया तो इसको 20 मिनट तक बॉईल करते हैं, उबालते हैं और इसको फिर 48 घंटे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर इसका उपयोग हम जो है 5-6 महीने तक कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भाटी, आपने विस्तार से हमें आज प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शालिनी आपसे जानना चाहते हैं कि कदन्न के जो खाद्य प्रसंस्करण है उससे अगर किसान जुड़ना चाहते हैं तो जैसे कि आपने हमें बताया था कि इसमें कई तरह के मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि ये शुरुआती लागत इसमें कितनी आती है और जाहिर तौर पर चूंकि इसमें पूंजी लगेगी तो क्या सरकार से किसी तरह के अनुदान की भी व्यवस्था है इसे बढ़ावा देने के लिए? जी बिल्कुल। जो आपने हमने जो प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात की, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग की जो मशीनरी है वो 2 लाख से लेके 4 लाख तक की आती है। और उसके अलावा जो सेकेंडरी प्राइमरी प्रोसेसिंग में तो हो गया कि आपने मिट्टी को हटा दिया और उसका छिलका उतारने के लिए पर्लिंग वाला जो मशीन है वो 4 लाख तक आ जाएगी। और अगर आप उसके अलावा जैसे रोस्टिंग करना है, बेकिंग करना है, उसके हिसाब से आपकी अलग अलग मशीन्स आती हैं। फ्लेकिंग की मशीन जैसे कहें तो वो 1 लाख रुपए की है। अगर आप बेकिंग के लिए बेकिंग यूनिट लगाना चाहें तो 6 लाख तक का आपका, अगर थोड़ा बड़ा स्केल पर आप करना चाहते हैं। और अनुदान की यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है RKVY, हर क्षेत्र में, हर राज्य में और हर जिले में उनके नोडल ऑफिसेज हैं। बाकी PFME है, यानी कि सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। इसमें भी जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग के जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है और लघु स्तर पर काम कर रहे हैं उनको भी मिलेट्स की प्रोसेसिंग में इस साल काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा और 35% तक लागत का उनको राशि दिया जाता है। 10 लाख तक मुख्य तक ये राशि दी जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने बताया जो कदन्न है ये काफी पौष्टिक होते हैं तो जाहिर तौर पे इसे हमारे भोजन में शामिल करना चाहिए। अगर कम उम्र से ही बच्चों के भोजन में इसे शामिल कर दिया जाए तो वो एक आदत में शुमार हो जाएगी, वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन बच्चे पसंद करें इसके लिए क्या किया जा सकता है? आटा सूजी के अलावा क्या किसी और रूप में भी इसे दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि बच्चों को कैसे खिलाएं, क्योंकि बच्चे उपमा या फिर खिचड़ी नहीं ज्यादा पसंद करेंगे। तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो अगर हम सबसे छोटे बच्चों की बात करें तो जैसे जब दूध छोड़ते हैं बच्चे तब उस टाइम पर जब वीनिंग फूड्स कहते हैं तब उसमें रागी का माल्ट
यानी कि रागी को अंकुरित करके पीस के फिर उसको भून के फिर उसको शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है और हड्डियों के लिए बढ़ते बच्चों को चाहिए ही। इसके अलावा पास्ता में बहुत आराम से ये कदनों को 60% तक कदन डाले जा सकते हैं सूजी के साथ में। ब्रेड्स भी इसकी बन जाती हैं, पिज्जा बेसेस हैं, नूडल्स हैं, हर तरह के उत्पाद जो भी आप सोच सकते हैं वो कम से कम। ये जो नाम है ये सुनने में तो लग रहे हैं कि फास्ट फूड है, लेकिन इसे पोषक बनाया जा सकता है इन कदनों के इस्तेमाल से। डॉक्टर शालिनी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें आज के इस कार्यक्रम में मोटे अनाज के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ होगा आज के इस एपिसोड से, जहां पर आपने मोटे अनाज के महत्व और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जाना और प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया के बारे में भी जाना। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हेलो किसान के कल के विषय के बारे में। हेलो किसान में कल का विषय रहेगा प्याज एवं लहसुन के समसामयिक कार्य और आम के बागों की देखभाल। तो इन विषयों के बारे में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाए तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले और राज्य का भी नाम उसमें जरूर दर्ज करें। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी समय समय पर मिलती रहेगी। साथ ही आप अपने सवाल और सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही आप हेलो किसान के एपिसोड्स देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।